बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत ने अपोजिशन को बाकायदा तौर पर अब मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सेनेट के इंतखाबात और उसके बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मामलात सियासी इस्तेहकाम की जानिब जा रहे हैं। ये हुकूमत का जो विजन है या हुकूमत का जो एजेंडा है या जो हुकूमत सोचती है, अब उसके ऐन मुताबिक कुछ रोज़ कबल जो विफाकी हुकूमत के अहम वज़रा थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी और अब हुकूमत ने इस हवाले से एक कमेटी भी बना दी है जिसमें काफ़ी तजुर्बाकार और विफाकी वज़रा और सीनियर लीडरशिप तहरीक इंसाफ की शामिल है, जिसमें परवेज़ खटक, असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और शिबली फराज के नाम शामिल हैं। इन तमाम को मैंडेट दिया गया है कि वो अब अपोजिशन के साथ बातचीत करे, लेकिन अब ऑपोजिशन पर है, पीडीएम पर है कि वो क्या फैसला करती है। हुकूमत की जानिब से तो बहरहाल लचक दिखा दी गई, अब ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत के साथ बैठकर अहम मामलात पर मुज़ाकरात करे और मुल्क को आगे लेकर चले। वज़ीर आज़म ने खुसूसन नैब कवानीन में तरामीम और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इस कमेटी को मैंडेट दिया है और आगे चलकर ये मजीद मामलात पर भी मुज़ाकरात ये कमेटी कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीडीएम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें शायद ये कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हालिया मीटिंग हुई है पीडीएम की, उसमें जब इस्तीफों से इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये पूछेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके बाद पीडीएम के कैंप में काफ़ी मायूसी नजर आई। मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुख्तसर सी प्रेस ब्रीफिंग की और उसके बाद वो प्रेस ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। ताहम अब एक बार फिर पीडीएम यानी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें ये कहती हैं कि बहरहाल अपनी अपनी जमातों के साथ मुशावरत करना हर जमात का अपना हक है, लिहाजा वो मुशावरत करके ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी सामने आ रही है कि सेनेट के अंदर ऑपोजिशन जो लीडर है, उस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या अपोजिशन की जानिब से भी लचक दिखाई जाएगी और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा जनाब डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून भी हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। कामरान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपकी आमद का भी। चूंकि ऑफर हुकूमत की जानिब से की गई है तो हम फौरी तौर पे जाएंगे अपोजिशन की जानिब और कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ऑफर तो कर दी गई है, क्या अब अपोजिशन या पीडीएम जो इस वक्त पीडीएम की शक्ल में अपोजिशन मौजूद है, क्या आप लोग भी लचक दिखाएंगे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे? जी कामरान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कामरान साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो यानी आपकी हुकूमत ने तो बड़े खुले दिल से ऑफर की है, क्या आपकी तवक्कुआत हैं अपोजिशन की जानिब से? देर आए दुरुस्त आए और एक रेस्पेक्ट के साथ अपोजिशन को भी, जो इस वक्त ये मेरा देरीना मुतालबा था, अपनी पार्टी के अंदर ये बात करता था कि अगर मुल्क को हमें आगे लेके जाना है, आपको मैंने एक अपना आर्टिकल भी भेजा था नैरेटिव ऑफ फॉरगिवनेस में, बिल्कुल। और कल मैंने लिखा था कि माफी का फैसला जंग में लिखा था, और उसके अंदर मैंने टोटल लिखा था कि जो माफ कर देते हैं, जो हम्बल होते हैं, उसकी एक अपनी पहचान होती है। आखिरी पैगंबर ने मक्का फतेह के बाद हमारे लिए एक एग्जाम्पल था। हमारे पास भागवत के अंदर जो हमारा धर्म है हिंदुइज्म, उसमें कितनी माफी की एक अहमियत है, हम्बलनेस की कितनी एक अहमियत है, बाइबल में कितनी अहमियत है। और साथ में मैं समझता हूं नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका हमारे सामने एग्जाम्पल है, हुआ है। मैं समझता हूं गवर्नमेंट, स्पेशली पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेटिक चीजों को समझती है, वो तो इन चीजों को देखे। तो एक उन चेक भी लगा हुआ है और उन्होंने सोचा भी है कि जो भी चीज करनी है पार्लियामेंट के अंदर करनी है।
आप इलेक्ट्रोल रिफॉर्म करें, आप जुडिशियल रिफॉर्म करें, आप नैब रिफॉर्म करें, आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करें। एक सोच समझी, एक सियासी समझ वाली ऐसी कमेटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया गया। देखिए, हर जगह का हल जो है ना, आज आपने कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेट देखी, आज सारे टीवी चैनल पे चल रही है। और ये क्या, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की आप देखें, जब मुल्कों के जो भी एक दूसरे के साथ जंगें लड़ते हैं, वो भी एक टेबल के ऊपर बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए ले जाते। तो रिश्तेदारी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको मैं पीपल मखदूम अहमद महमूद की किसके साथ रिश्तेदारी है, जहांगीर तरीन की किसके साथ है, और ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है जहां पे एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। आप जीडीए का, आप पीर साहब की आप देखें बेटी यूसुफ रजा की, आप मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत आप अपने तौर पे करें, मगर इस वक्त मुल्क के हवाले से जो क्राइसिस है, उन क्राइसिस को निकालने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक हाथ से आगे बढ़ाया है। कामरान मुर्तजा साहब भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जेयूआई के अंदर कामरान मुर्तजा साहब जैसे लीगल सोच समझदार लोग जो है वो आजकल मौजूद है। वो उनको बताएं कि हमें, हमारे पास बहुत सारे लीगल ऑप्शन मौजूद है, हमें धर्मों की सियासत खत्म करनी चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री सियासत के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें लोगों को इस कोविड की सिचुएशन के ऊपर इस तरीके से लोगों को रोडों पे नहीं लाना चाहिए। और यह जो पीपुल्स पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं एक अपने तौर पे इस चीजों को करें और बैठ के आप कमेटी बनाएं। कामरान मुर्तजा साहब जैसा बंदा अगर आ जाए कमेटी में सेनेट से, जेयूआई की तरफ से, कितना अच्छा हो जाए। ठीक है, ये कामरान साहब से हम पूछ लेते हैं ना। कामरान मुर्तजा साहब, हुकूमत की जानिब से तो अब ऑफर कर दी गई है और बड़े खुले दिल से ये कहा गया है कि ऑपोजिशन मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ बैठे। तो क्या ऑपोजिशन लचक दिखाएगी और हुकूमत के साथ बैठेगी? क्योंकि अब नैब कवानीन में तरामीम का मामला है, इंतखाबी इस्लाहात का मामला है। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ऐसा इलेक्शन करना चाहते हैं कि आइंदा उन इलेक्शंस पर फिर सवालात ना उठें। जी नसीम सिद्दीकी साहब, हम कामरान साहब से रब्ता दोबारा कायम करने की कोशिश करते हैं। ये वही बात थी जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं इमरान खान साहब, एक तो उनकी जो अपोजिशन थी वो भी बड़ी एग्रेसिव थी, और जब वो हुकूमत में आए तो वो भी बड़े एग्रेसिव अंदाज में थे। और अपोजिशन ये बात करती थी कि आए आप हमारे साथ बैठें और हमसे बातचीत करें। अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे कह दिया, अब तो अपोजिशन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हुकूमत के साथ बैठे और इन मामलात पे अब बात करे। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। आप ये देखें कि ये बड़ी अच्छी बात है, आपने भी बाहर भी आपने कवरेज की है। आपने देखा कि वहाँ शेडो कैबिनेट होती है। अपोजिशन जब इलेक्शन हार जाती है तो वो उसको कबूल कर लेती है और अपोजिशन में आके बैठती है और अपोजिशन का रोल प्ले करती है, और शेडो कैबिनेट के ज़रिए वो गवर्नमेंट को मशवरे भी देती है और तनकीद भी करती है। इमरान खान साहब ने तो आते साथ ही जो है सबसे पहले तो उन्होंने मोदी साहब को भी दावत दी थी कि हाँ हम इस खत्े में गुर्बत को ख़त्म करते हैं और ये जंगो जदल जो है इसको ख़त्म करें हम। तो अपोजिशन को जो दावत दी गई है इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। अपोजिशन का भी ये काम है कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में आवाम ने वोट इसलिए दे के भेजा है कि वो आवाम के मफादात के लिए वहाँ पे काम करे। तो अपोजिशन ने अपने उनको ये जो एनआरओ है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और जो भी इस्लाहात हैं इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन में या नैब के अंदर, उसमें आप बैठ के डिस्कस करें। जहाँ पे तनकीद करने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर तनकीद करें, जहाँ पे गवर्नमेंट के गलत इकदाम हैं उनको पॉइंट आउट करें। लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत ने ये एक अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने इनको दावत दी है कि आए हम इलेक्शन कमीशन में और दूसरे जो नैब के मामलात में इसमें इस्लाहात लाएँ। और पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है, इनका काम ये सड़कें बनाना या जलसे जुलूस नहीं करना। अपोजिशन को इंतज़ार करना चाहिए कि 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल बाद जनरल इलेक्शन आएंगे, आप लोगों को सड़कों पे निकालेंगे, कोविड भी है, उसके अलावा रमज़ान भी आ रहा है, इससे आवाम के मसाइल नहीं हल होंगे। अगर आवाम के मसाइल हल करने हैं तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा और वहाँ पर जो इस्लाहात हैं उन पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो
हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो एक तरह से अब हुकूमत ने अदा कर दी कि जब जब अपोजिशन ये कहती थी कि हुकूमत बैठती नहीं है और वो हमारे साथ बातचीत नहीं करती, मुज़ाकरात नहीं करती, अब ये जो पैगाम दिया गया है हुकूमत की जानिब से, ये तो बिल्कुल एक ओपन ऑफर है कि आप आएँ और बैठें और मुल्की मामलात पे हमारे साथ बात करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत ने बिल्कुल बॉल जो है वो अपोजिशन के कोर्ट में भेज दी है। और अपोजिशन का मतलब चंद अपोजिशन लीडर्स नहीं होते। अपोजिशन का मतलब होता है जितनी जमातें हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, उनको अपना रोल प्ले करना होता है। तो अपोजिशन में कुछ लीडर हजरात ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इमरान खान साहब उनके साथ नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने अपनी तकरीरों में जब भी अपोजिशन में थे उनकी करप्शन को पॉइंट आउट किया। तो अपोजिशन को भी ये देखना चाहिए कि जो जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं उनको शामिल ना करें। उसके अलावा अपोजिशन में बड़े ही काबिल किस्म के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जाए, JUI हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें मौजूद है। उनकी भी एक कमेटी बनाएं और कमेटी जो है वो हुकूमती कमेटी के साथ मिल के इस्लाहात लेके आए। और इससे क्या बेहतरी आएगी? इससे बेहतरी यही आएगी कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के लिए फ़ायदे होंगे। तो अपोजिशन को चाहिए कि बिल्कुल वो भी एक कमेटी तश्कील दे और हुकूमत को ऑफर जो उनके है उसका एक मुस्बत जवाब दे। मुस्बत जवाब दे। कामरान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, अब हुकूमत की जानिब से हम अर्ज ये कर रहे थे और आपसे सवाल ये कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से तो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और अपोजिशन को बड़ी ओपन दावत दी गई है कि आप हमारे साथ आएँ, बैठें, बात करें, नैब कवानीन पे बात करें, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें। तो अपोजिशन की जानिब से हम क्या तवक्को रखें अब इसके जवाब में? देखिए, इसमें ये तो कोई ग्राउंड नहीं है कि किसी पे अगर केसेस हैं तो मैं उसके साथ नहीं बैठता। इमरान खान साहब पे भी तो अभी चंद हफ्ते पहले तक केस थे, PTV पे हमले का केस, जिसमें अभी उन्होंने कंसीडिंग स्टेटमेंट लेके अपनी बरियत करवाई है प्रोसिक्यूशन से, यानी मिल मिला के मुखा किए। तो उस वक्त उनका अपने बारे में क्या ख्याल था? अगर ये ख्याल जो है दूसरों के बारे में है, देखिए लोग पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया, साथियों ने, दोस्तों ने उनको इलेक्ट किया, लोग इलेक्ट होके आते हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अनलेस की ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना, उनसे ये जो उनकी ये कैपेसिटी है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, उससे महरूम कर दी जाए कानून के मुताबिक। अगर वो महरूम हो जाए तो देन जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो हो सकता है कि जी ठीक है आप महरूम हो गए इस बात से। मगर अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप दूसरों को चोर डाकू कहना छोड़ दें। वो चोर डाकू जिसको आप कल तक कहते थे कि ये चोर डाकू हैं, वो आज आपके साथ हैं क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिनको जो आपके साथ नहीं है वो सारे के सारे जो है ना पता नहीं चोर डाकू भी हैं, काफिर भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सब कुछ आपने उनको बना दिया। तो ये रवैया ठीक नहीं है, ये हुकूमत करने वालों का रवैया नहीं होता। ये अपोजिशन में अगर मैं ये बात करता हूँ इस तरह से, मेरा लहजा होता है, मेरे किसी और साथी का लहजा होता है, तो ये बात इम्कानात में होती है कि हम हमारा मनसब और होता है। आप अपने मनसब को नहीं संभाल सके। आप अभी तक जो है ना आप उसी डी चौक पे खड़े हैं, आप उसी कंटेनर पे खड़े हैं, आप उसी PTV पे हमला करने वालों में से हैं, आप उसी पार्लियामेंट पे हमला करने वालों में से। हाँ, ये और बात है कि आपको किसी की सपोर्ट हासिल है। नहीं सेनेटर साहब, आप तो वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो अगर आप ऑपोजिशन को कह रहे हैं ये हुकूमत के मुज़ाकरात करें, तो इस पे ऑपोजिशन का अब क्या मौक़िफ़ हो सकता है? आप लोग बैठेंगे, कोई लचक दिखाएंगे हुकूमत के साथ बातचीत के लिए? देखिए आप उसको पूरा साल गालियां देते रहे, आप उनको चोर डाकू कहते रहे, जो आपके मुंह में आता है आप कहते रहे, आपके जो है ना बाकी तर्जुमान जो 50 दाने रखे हुए हैं आपने वो जो मर्जी कहते रहे, और उसके बाद अचानक एक फाइन मार्निंग जो है ना आप एक स्टेटमेंट कर लेंगे जी हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मासवाए उनके। अच्छा, अभी उन्होंने अपने तमाम रहनुमाओं को ऐसा करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने जो सियासी जितने भी उनके जो लीडर्स हैं उनको रोक दिया है कि ऑपोजिशन के हवाले से आप इस किस्म का कोई बयान न दें। और क्योंकि अब एक मुज़ाकरात की जब दावत हो जाए तो अब उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं। कामरान साहब, देखिए इसमें ट्रस्ट डेफिशिएंट है, इसमें लोग इन पे एतबार नहीं करते हैं। आज फर्ज कर दीजिए कि आज किसी ने अगर थोड़ा सा भी इनकार कर दिया, आज किसी ने कोई थोड़ी सी भी बात कर दी, उसके बाद वही चोर डाकू काफर फलाना ढिमकाना वो सारे के सारे वो इल्जाम जो है ना वो इनके ऊपर लगाएंगे। एक तरीकाकार होता है, लोगों को लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो आज भी हल हो सकते हैं या जो आज भी हल हो सकते थे, इन सारे मसाइल के साथ साथ। मगर ये मौके जो है ना वो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट में बैठे लोगों ने खुद गिनवा दिए, और ये इसके जिम्मेदार वो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं या उनको लाने वाले लोग हैं। अच्छा डॉक्टर रमेश साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं ऑपोजिशन को कि जब भी कोई बेहतर बात आगे जाती है
तो हुकूमत की जानिब से ऐसी सख्त बात कर दी जाती है। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया आप तमाम लोगों को कि इस किस्म के बयानात न दिए जाएं। आपको लगता है इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको अपोजिशन के साथ बातचीत करने में? देखिए जावेद साहब, मैं एज ए सीनियर पॉलिटिशियन 2002 से, और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को भी जानता हूं, सबके साथ काम भी किया है, और इवन मेरी जेयूआई के साथ भी उठना बैठना काफी है, उनके लोगों के साथ भी है। मैं सियासत के अंदर, देखें सियासत के अंदर आसिफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब माने हुए सियासतदान है, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से कि वो शतरंजी चाल चलते हैं या चौधरी। मगर मेन चीज ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, उसको शतरंजी चाल नहीं आती है, वो सीधे सीधे हैं, बोल्ड और ब्लंट है। वो खड़े होते हैं तो जो मर्जी पड़े वो कह देते हैं, मगर वो उन चीज का ख्याल नहीं करते हैं। इस वक्त जब उसने एक टिल्ट खाई है कि भाई हमें अपोजिशन के साथ मिलके मुल्क की बेहतरी के लिए इस्लाहात की तरफ जाना है और बेहतरी की तरफ जाना है, मैं समझता हूं ये जो इस वक्त 9 पॉलिटिकल पार्टीज है, इसने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर 20 साल से तो मैं पार्लियामेंट में हूं, एक दूसरे को आजमाया हुआ है, मगर आज सारे जो डेमोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेसी जाए, और इस किस्म का इताद बना के बैठे हुए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल है, उन 9 पार्टी 11 पार्टी में भी था, मगर वो इकट्ठे हो सकती है। तो आज एक बोल्ड और ब्लंट बंदा जो अंदर बाहर से एक ही है, उसने जब एक खैर सगाली का एक मैसेज दिया, उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, मैं समझता हूं उसको, इनको फिलहाल पॉजिटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव लेंगे, इनके लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है। आप एक मर्तबा, क्योंकि पीटीआई के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अपोजिशन का कोई ऐसे तजर्बा नहीं रहा, इवन पीपुल्स पार्टी का फिर भी रहा। जब माजी में नून लीग की हुकूमत थी तो आपने देखा कि पीटीआई पीपुल्स पार्टी के पीछे खड़ी होती थी, खुर्शीद शाह के पीछे। इवन पीपुल्स पार्टी का पीएमएलएन के साथ एडजस्टमेंट भी थी, मगर उन चीजों को बर्दाश्त करके गए। लीडर ऑफ अपोजिशन खुर्शीद शाह था, हर चीज को वो लब्बैक कहते गए। मैं उस वक्त भी असेंबली में था और हमें पता था, मैं नून लीग में था, मुझे पता है कि पीपुल्स पार्टी के अंदरूनी क्या चीजें होती थी पीएमएलएन के साथ। अगर आज वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो माजी में एक दूसरे के ऊपर केस बनाती थी वो इकट्ठी हो सकती है, तो मैं समझता हूं ये तो नई पॉलिटिकल पार्टी है, ये पहली मर्तबा गवर्नमेंट में आई है। आप आजमाएं, आप एक रेस्पेक्ट, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ बढ़े, छोटी छोटी बात के ऊपर डिफरेंस नहीं पैदा करें, आप आगे बढ़े, एक हाथ आप आगे बढ़े, एक हाथ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मुल्क की भी बेहतरी है, आपकी भी बेहतरी है। मैं समझता हूं ये डिसीजन अक्लमंद बंदों को लेना चाहिए। मैं नसीम साहब को मैंने सुना और उन्होंने भी ये बात की कि देखिए हुकूमत का अपना रोल होता है कि पार्लियामेंट का निजाम बेहतर हो, गवर्नमेंट का निजाम बेहतर हो, आवाम की भलाई हो, मगर सेम अपोजिशन भी आज 45% या 48% हल्कों की नुमाइंदगी रखती है, तो उनका भी फर्ज बनता है अपने हल्के के अवाम की खातिर, पाकिस्तान के फ्यूचर की खातिर वो मिलके काम करे। तो अब इवन मैं आपको बताऊं, माजी में पता है क्या होता था? माजी में ये होता था कि डेवलपमेंट भी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट की इंडिकेशन के ऊपर होती थी कि गवर्नमेंट हाईलाइट। मैं आपको माजी में आपको बताऊं कि जो भी डेवलपमेंट होती थी, इवन पीपुल्स पार्टी का दौर था यूसुफ रजा गिलानी का, सारे नून वगैरह अपोजिशन में थे, सारे लोग उनके पास आते थे, वो भी आते थे। एक मोहब्बत भरा जब माहौल क्रिएट होगा तो आपकी सारी चीजें जो है आपकी बेहतर डायरेक्शन में खुद ब खुद चलेगी। और आखिरकार हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बाइडेन के आने के बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, और उसको भी हमें देखना पड़ेगा। देखें रशिया के साथ क्या उनकी लैंग्वेज होगी है, आप देखें अफगानिस्तान से वो खुला करना चाहते हैं, पहले ट्रंप के टाइम पे उसका फोकस टोटल अमेरिका के अंदर था। इस वक्त डेमोक्रेट्स जो है हमेशा अपने मुल्क से ज्यादा दूसरे मुल्कों के अंदर अपने इन्फ्लुएंस, अपनी सियासत का एक मोरा रखते हैं। तो हमें इंटरनल यूनिटी आज इस टाइम के ऊपर, जहां पे यही थी नेशनल अपना ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशन की, जिसकी मेंबरशिप इसने खत्म की ट्रंप ने, मगर जो बाइडेन ने आके अपनी सारी चीजें वो की।
इंडिया के साथ इतने बिजनेस टाइज है, मगर कश्मीर का इशू हो, इंटरनेट का इशू हो, दिल्ली का स्ट्राइक हो, आपने देखा जो बाइडेन ने कहा कि ये चीजें खत्म हो, ये चीजें हमसे भी मांगते हैं। हमें भी ह्यूमन राइट इशू को देखना पड़ेगा, हमें भी माइनॉरिटीज के इश्यूज को देखना पड़ेगा। मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं तो हमें कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्शन देगी, कभी अमेरिकन। तो इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कल की जो स्टेटमेंट है, ठीक, मैं समझता हूं, मैं आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक कर रहा हूं, उनको मैं इनके जो मेन जो नुकाते हैं उनको मैं भेज रहा हूं कि आप ऐसे मौके के ऊपर बात की है। इस जो आपकी तकरीर है, इस तकरीर के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए कि इस वक्त आपने जो ये तकरीर की है उससे की हालात को किस टर्निंग पॉइंट के ऊपर बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। कामरान मुर्तजा साहब, पीडीएम को अगर हम लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि शुरू से इस मौक़िफ़ की हामी रही है कि वो इस्तीफ़े नहीं देगी या इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, आपकी जमात और मुस्लिम लीग नून जो है या बाकी जमातें वो इस बात पे तैयार है। खैर बाकी जमातों की तो इतनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कौमी असम्बली में, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि इस्तीफ़े दें। अब मामला यह है कि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो उसका इजलास है 4 अप्रैल तक, यानी 16-17 रोज अब भी उसमें बाकी हैं, उस पर टाइम लगेगा। क्या इस ऑफर को मुस्तरद करने का ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग वहां पे इतने बिजी हैं कि पीडीएम इस वक्त जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है और आप उसको बरकरार रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए शायद आप हुकूमत की जानिब से इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं या इसका जवाब उस तरह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि नून लीग ने पहले ही इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया है? नहीं, इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं प्रॉब्ली। एक वजह तो ये हो सकती है, देखिए कि शेख रशीद साहब को जो है ना ये क्या कहा करते थे, उनके बारे में इनका रवैया क्या था, उनके बारे में इनकी जुबान क्या थी, एमक्यूएम को ये क्या कहा करते थे, उनके बारे में रवैया क्या था, काफली को ये क्या कहा करते थे। दी मोमेंट उनको काम पड़ा उन्होंने जो है ना उनको गले लगा लिया। आपने एक क्लिप देखा होगा चंद रोज पहले का, फिर अगेन शेख रशीद से हाथ मिलाए बगैर गुजर गए। तो जब एक आदमी का रवैया जो है वो इस तरह से हो, इस तरह से छोटा और हल्का रवैया हो, वो इस मनसब का अहल नहीं होता। मेरा भाई डॉक्टर उमेश कह रहा था कि जी वो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, तो अगर बहुत सीधे साधे आदमी हैं तो उनको क्रिकेट कोचिंग पे होना चाहिए था, ना कि जो है ना इस मनसब पे। जिस मनसब के लिए आदमी बना है, जो काम उसने सीखा है वही काम उससे करना चाहिए। एक आदमी को जो है ना सिखाई जो है ना वो इंजीनियरिंग गई है और उसको जो है ना उसको मेडिकल पे लगा दिया जाए तो फिर यही कुछ होगा जो मुल्क में 3 साल से हो रहा है। लेकिन और ये आगे कह दिया गया है कि लहजों में नरमी लाएं, तो लहजों में नरमी का मतलब ही यही है कि आप अपनी हुकूमत के लोगों को भी आप खामोश कराएं, तो फिर आप अपोजिशन से भी ये तवक्को रखें। तो इसको तो आप कहेंगे ना कि माहौल बन रहा है। इस काम के लिए भर्ती किए हुए हैं और वो 50 ये किसी चीज का इजलास जो है ना तवातर के साथ नहीं होता, मासवा इन तर्जमानों के इजलास के उनको फीड किया जाता है, तुमने ये फरमाना है, तुमने ये फरमाना है। अच्छा कामरान साहब, वो तो उनका हक है ना, हुकूमत में है तर्जमानों को पॉलिसी देना, मगर वज़ीर आज़म मुल्क का होता है, पार्टी का नहीं होता। लेकिन वो अपने तर्जुमानों को ये तो अभी आज भी आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आज भी आप पार्टीसन हैं। नहीं, आप देखें, मैं आपको नाम बता रहा हूं कामरान मुर्तजा साहब, जो हुकूमती कमेटी है उसमें शफकत महमूद हैं, उसमें आमिर कियानी हैं, सैफुल्लाह नियाजी हैं, परवेज खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद हैं, असद उमर हैं। ये सियासी लोग हैं। ये इन नामों से ही आपको जाहिर हो जाना चाहिए कि संजीदा बात करना चाहते हैं। मैं कर्ज करूं? जी जी जी, फरमाइए। एक दफा और जो है ना किसी इशू पे जो है वो मामला तो इस तरह से मुज़ाकरात हो रहे थे और इंसिडेंटली मुझे भी बुलवाया गया था अपोजिशन चैम्बर में, रात का वक्त था, और जिसमें हुकूमत के 2 वज़रा भी थे, जिनमें से एक आपने जो नाम लिया उनमें से एक ये भी थे और एक और भी थे। और जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अल्टीमेटली क्या कहा गया था कि ये जो है ना ये मैसेज कहीं और से आया है, करना है करो, तो नहीं करना ना करो। क्या मुज़ाकरात इस तरह से होते हैं? नहीं, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं और मैं पूरी जो है ना ईमानदारी के साथ और पूरे जो है ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूं। ठीक है, चलें। नसीम सिद्दीकी साहब, अब कामरान मुर्तजा साहब के तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने। एक तो ये मामला है कि उन्हें जो मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो, बातचीत शुरू हो, उसके बाद यकदम से आला सतह से ये कह दिया जाए कि ये लोग ऐसे हैं। एक तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को। दूसरी बात, जो नाम मैं
आपको बता रहा हूं जो हुकूमत की जानिब से, ये तो संजीदा लोग हैं और मेरे ख्याल में जब जब इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएं वज़ीर आज़म की तरफ से तो फिर तो मेरे ख्याल में मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। मुर्तज़ा साहब बहुत ही हलीम शख्सियत है, बड़े प्यारे इंसान है। इन्होंने जिस तरह बात की है, रिजिडिटी इनके अंदर भी नज़र आती है। ठीक है, अब आप देखें कि जब पाक भारत ताल्लुकात होते हैं, कश्मीर का मसला सबसे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि कश्मीर कमेटी अलग बनी हुई है जो कश्मीर के मामलात पे जो है मुज़ाकरात करती है। अभी आपने देखा कि किशन गंगा डैम के ऊपर जो कमेटी बनी हुई थी, 2 साल से उसके मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, लेकिन बर्फ़ पिघली और वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू की, DG MOs की आपस में बातचीत शुरू हो रही। तो गुंजाइश दोनों साइड के लोगों को आपस में रखनी चाहिए। आपने देखा कि दूसरी जंग अजीम के बाद पूरे यूरोप को टेबल पे बैठना पड़ा और उन्होंने मेज़ पे बैठ के मामलात को हल किया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई है तो पिछली चीज़ों को भूल जाना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, सियासतदान तो अपने मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो महंगाई इस वक्त हुई है, जो कोविड के हालात हैं, या मुल्क जिस बहरान में से गुजर रहा है, तो वहाँ आवाम को कुछ देने के लिए थोड़ी सी लचक अपोजिशन भी अपने अंदर पैदा करे। जैसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की कि उन्होंने शेख रशीद को अपने साथ मिला लिया, उनके बारे में बयानात दिए थे। तो देखें कि बात वही है कि इख्तलाफात ज़रूर होते हैं। PTI एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसने पॉलिटिकल स्कोरिंग भी करनी होती है। जब भी आप इलेक्शन से पहले तकारीर करते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि सिर्फ इलेक्शन स्लोगन्स कहलाते हैं। लीग नून क्या कुछ नहीं करते थे एक दूसरे के कुछ नहीं किया। और अभी भी आप देखें कि जिन केसेस की ये बात करते हैं वो इमरान खान या PTI गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। जो जरदारी साहब के ऊपर केसेस हैं वो नून लीग दौर में बने हुए, जो नून लीग के केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी दौर में बने हुए। नवाज शरीफ काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट में गए थे, शहबाज शरीफ जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, और आज वो PDM में इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो हुकूमत के साथ क्यों नहीं इकट्ठे बैठ सकते? ये एक बड़ा मुस्बत इकदाम है और वक्त की ज़रूरत भी है। अगर गवर्नमेंट ने, जो आप कमेटी की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही समझदार लोग हैं और इन्होंने कभी भी, मैंने देखा है कि कोई हार्श बात आके अपोजिशन के खिलाफ नहीं की है। एक पॉलिटिकल स्टांस ज़रूर लेते हैं। जब अपोजिशन की तरफ से कोई बात आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जवाब आता है, लेकिन कमेटी में जितने आपने नाम लिए सब समझदार लोग हैं। अपोजिशन में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। इनको चाहिए कि वही पहले वाली बात कि अपनी एक कमेटी तश्कील दें, उसमें PDM की जितनी जमातें हैं उनके सरबराहान या उनके मेंबर्स, अगर कोई सरबराह शामिल नहीं होना चाह रहा तो कोई ना कोई और अपनी पार्टी से मेंबर दे दें, और जब मुज़ाकरात शुरू हों और उसमें कोई गड़बड़ आती है तो आप फिर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि चीज़ जो है वो सर्कल बाई सर्कल चलती रहती है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी नून लीग के कितने इख्तलाफात थे, आखिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इकट्ठे बैठे, उन्होंने वहाँ पे सारी बात की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये सारे मामलात तो चलते रहेंगे, सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। और दुनिया में आप देख लें कि अपोजिशन और हुकूमतें आपस में मिल के मुल्की मफादात के लिए यकजा हो जाती हैं और काम करती हैं। जी, और ये भी मुझे कहने दीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी दोनों जमातों के साथ वो इत्तेहाद में रहे और दोनों जमातों के साथ अपने जब उनके मसाइल आते थे तो वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हो जाते थे और अपना इख्तिलाफ बयान करते थे। डॉक्टर रमेश साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप भी चूंकि मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, हुकूमत में रहे हैं, उस वक्त आपके साथ भी JUI मौजूद थी, लेकिन जब इशूज़ आते थे तो ज़ाहिर है हम तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इतने बड़े इख्तिलाफात थे, तो JUI के भी जब इख्तिलाफात आते थे तो अपने मौक़िफ़ पर वो खड़े रहते थे और इख्तिलाफ करते थे इन जमातों से। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने मुशर्रफ के टाइम पे से जो है ना, मैं उसको देखता हूं कि सियासत किस तरीके से की जाती है और अच्छे तरीके से मैंने उनको देखा है। और सियासत के अंदर मैं 3 लोगों को कहता हूं कि उनको सियासत आती है जो पाकिस्तान की सियासत है। एक मौलाना फजल रहमान, दूसरे आसिफ जरदारी और तीसरे चौधरी शुजात। इन तीनों को मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान की सियासत जिस कल्चर में चलती है, जिसको आप यू टर्न कहें, जिसको आप एडजस्टमेंट कहें, जिसको आप हर तरीके की कहें, और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आएगी कि ये डायरेक्शन क्या है, वो है इन 3 लोगों की सियासत। तो आप ये कभी भी किसी के साथ आप कितने भी आगे बढ़ जाएंगे, आसिफ जरदारी साहब MK उनको कहेंगे कि ये कातिल है, दूसरे दिन कहेगा कि इसके पास चले जाओ। नहीं, ये तो सियासत में जायज है। PTI और जमायत है, मगर उस जमायत के बावजूद इस वक्त एक खैर सगाली की बात करना, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को नॉमिनेट करना, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी चेंज है। इस चेंज का
कामरान मुर्तजा साहब को, अपनी लीडरशिप को, कि भाई आप पहली मर्तबा असेंबली से बाहर जरूर है, मगर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए हम अब मौजूद हैं असेंबली के अंदर और उनसे ज्यादा होशियार हैं लीगली। तो इस वजह से आप इसी पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के लिए, नैब के कवानीन मजबूत करने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप देखें ना कि ये जो इशू आप इस वक्त आप मुल्क को, ये लोग जो है ना सिर्फ आज मेरी बारी कल अपनी बारी, इस बारी बारी के ऊपर लड़ रहे, मगर मैं एज ए इंटरनेशनल रिसर्चर मैं मुल्क को एक बहुत बड़े चैलेंजेस जो है ना महसूस कर रहा हूं और बहुत बड़े इश्यूज हैं। आप ह्यूमन राइट्स के इशू हो, आपकी नेशनल पॉलिसी के इशू हो, आपके IMF के इशू हो, आपके फेटअप के इशू हो, आपकी इंटरनेशनल लॉबिंग के इशू हो, ये आज से नहीं है। उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत कमियां पेशियां हैं, मैं हर टाइम के ऊपर देख रहा हूं। मुशर्रफ के टाइम के बाद 99 से उसके बाद मैंने उसके अंदर जो बेहतरी आई थी, जो बीच में फिर कंप्रोमाइज के ऊपर चली गई, उसके बाद कभी भी मैंने स्ट्रांगली, मजबूती से, अंदर से मैंने कभी भी मुल्क के अंदर हमारी पॉलिसी नहीं देखी है, चाहे आज, चाहे 8 में, चाहे 13 में। उसके लिए जरूरी ये है, वक्त हर हुकूमत अपना गुजार देगी, जैसे नून ने गुजारा, पीपुल्स पार्टी ने गुजारा, आज ये भी हुकूमत चाहे कितनी भी लॉन्ग मार्च कर ले, कितने भी इस्तीफे दे दें, पार्टियां इनकी टूट जाएंगी, मगर मैं आज आपको लिख के देता हूं कि असेंबली अपना पूरा टाइम करेगी। मगर क्या होगा, मुल्क सफर करेगा, हम इंटरनेशनल हाथों में खेलेंगे, इकोनॉमिकली वीक होंगे, फटअप हमें एक तरफ खींचेगा, आज दूसरी पाकिस्तान चौथी तरफ खींचेगा, इंडिया एक तरफ हमें बर्डन डालेगा, वो उधर हमें अमेरिका के हमें और जो वो डायरेक्शन आएंगी। मैं समझता हूं कि ये इश्यूज, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को आज जो फर्ज बनता है, जो अपनी धरती को माता समझता है, एक जन्म देने वाली माँ होती है, दूसरी रिस्क देने वाली माँ होती है, बराबर हकूक है उसके लिए अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपनी अन्ना, उसको एक साइड पे करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आपका भी भला है और मुल्क का भी भला है। तो हमारी तो एडवाइस है, मगर अगर दोबारा वही अपनी जातियात की सियासत चलेगी जो पाकिस्तान में चलती आ रही है, अगर वो जातियात की सियासत चलेगी, वक्त गुजर जाएगा, ये होगा कि 73 सालों में, आज मॉरिशस 1968 में हुआ, उसके बाद उसको 24 साल के बाद उनको एक सेटअप मिला नेटिव ने, आज 24 साल के अंदर आप सारे लोग मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के रहते हैं, मंदिर भी उधर, चर्च भी उधर, मस्जिद भी उधर, मगर वो खूबसूरती आप देखें, हार्मनी वहां पे आप देखें, एक दूसरे की लैंग्वेज देखें, यहां पे। ठीक है कामरान साहब आप बताइए कि अब अगर पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में यह फैसला कर देती है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो फिर आप लोगों का, PDM का लाहे अमल क्या होगा? आप लोग अकेले चलेंगे? और फिर अगर इस्तीफों की बात होती है तो फिर तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, फिर वो क्यों कर उनको वोट देंगे? तो क्या आप लोग, क्या आपकी हिकमत अमली होगी अगर ऐसा होता है? तो पहले डॉक्टर साहब की 2 बातों का जवाब। देखिए, अगर तो वतन से मोहब्बत की बात है तो वतन से हम इतनी ही मोहब्बत करते हैं या शायद उससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हों जितना किसी रियासती अदारे का सरबराह करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कानून के और आइन के दायरे में रहते हैं, उनके लिए आइन और कानून जो है ना वो कोई दायरा नहीं रहा, वो उनके पास कोई और दायरे हैं। ये एक बात। और दूसरी बात जो है ना इंडिया की, इन्होंने बात की कि इंडिया भी जो है ना वो मुज़ाकरात कर रहा है। इंडिया राब्ता हमारा मुकत्ता हो, यहाँ पे आपने मामला को सीधा करना है। आइए मामला मैं आपको ऑफर करता हूँ, मामला को सीधा करते हैं। रियासती अदारे जो है ना वो अपना जो उनको दस्तूर ने मैंडेट दिया है उस दायरे के अंदर चले जाएं।
और लोगों को जो है ना, लोगों का मैंडेट चोरी करने का काम जो है ना, ये बंद हो जाना चाहिए। हम सब के साथ बैठेंगे और हम सब के साथ मुज़ाकरात करेंगे। सिर्फ ये 2 बातें तय कर लीजिए। आप ये नहीं कि आपने जो है ना किसी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पहले किसी को आप मैंडेट दिलाते हैं, भले चोरी करके या डकैती करके डाला, उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि अब आप इससे मुज़ाकरात करें वरना आप उस मुहब्बे वतन नहीं रहेंगे। भाई ये मुल्क मेरा भी है, ये मेरा मुमकिन है कि इस मुल्क के लिए हमने ज्यादा कुर्बानियां दी हों। आप तो जो है ना इसमें जो है ना वो फल खाने के लिए आए हुए हैं, या फल खा के फिर उसके बाद इधर उधर। कामरान साहब, आपकी हुब्बुल वतनी पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया? जीना भी इधर है। आपकी हुब्बुल वतनी पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया? वो तो बिल्कुल ये नहीं, तो तय बात है, इनडायरेक्ट बात हो रही है, ये तो तय है। इस वक्त हुब्बे वतनी का तकाजा ये है कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात करें। पहले मैंडेट ना तो बंद करो ना। ये डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये था कि आए हम सब मिलके मुल्क के लिए काम करें। अब मेरा सवाल जो आपसे है, जो हम हाजिर हैं, दो चीजें सेटल करवा दीजिए। अब आप मुझे पीडीएम का बताइए ना, पीडीएम की बात पे नहीं आ रहे। राष्ट्रीय नहीं होगी, ठीक है, आपने ये बात तो कर दी, होगा। ये तो कर दी ना आपने, ट्रांसपेरेंसी होगी, इस्लाहात होगी। मुझे पीडीएम का बताया ना, क्योंकि मौलाना साहब इसको लीड कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे अगर नहीं देती तो आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? आप लोग मुंतशिर हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, और अगर आप इंतखाबात का, और अगर आप इस्तीफे देते हैं तो फिर आपको वोट क्यों दे ज़िमनी इंतखाबात में अवाम? बस ये सवाल मैं अर्ज कर रहा था, इसका भी आप मुझे जवाब दे रहे हैं। हाँ, बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर कोई फैसला करती है, चूंकि वो एक अलग से पार्टी है, गो के इस इत्तेहाद का हिस्सा है, मगर उसका हक है कि वो अपने फैसले करे। गो के उसने इत्तेहाद के अंदर कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं, उसको अलग से देखा जा सकता है या बाद में देखा जाएगा, मगर बहरहाल ये उनका हक है कि वो अपने फैसले खुद करें। और जिस तरह से ये हक उनका है, उसी तरह से ये हमारा भी हक है कि हम इस मुल्क में दस्तूर के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर अपने फैसले खुद करें। और उसमें अगर उसमें हम इलेक्शन, फर्ज कर लीजिए कि रिजाइन करते हैं, और रिजाइन करने के साथ साथ हम जो है ना वो इसमें दस्का या इस तरह के दूसरे जो है ना इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो वो इसलिए हिस्सा नहीं लेंगे कि हमने ये इस्टेब्लिश करना है कि जी एक तरफ हम जो है ना हिस्सा ले रहे हैं और एक तरफ उसमें भी वो मामला जो है हमने आप स्टैब्लिश करना है कि पब्लिक किस तरफ है, पब्लिक की सोच क्या है, पब्लिक की नब्ज क्या है, ताकि ये ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अपने मुल्क से बाहर भी लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होता। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगर पीडीएम ये कहती है कि हम इस्तीफे देंगे और पीडीएम में पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनती, और फिर डस्का वाला इलेक्शन भी आना है, उस पर मुस्लिम लीग नून फिर क्या मुंह दिखाएगी लोगों को कि हम ये क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम क्यों इस जानिब जा रहे हैं? ये एक तो पहले ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वक्त गेन कर लिया है। 4 अप्रैल को CAC का इजलास होगा, उसके बाद फैसला होगा कि क्या फैसला करना है और क्या नहीं फैसला करना। हम ये नहीं कहते, जाहिर है जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि हर सियासी जमात का अपना एक हक है और कि वो अपना फैसला करे पीडीएम के हवाले से, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक कंफ्यूजन की सूरत हाल तो है ना पीडीएम के अंदर। मैं आपको यहाँ से आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, हर जगह रियासती इदारों का जिक्र आ जाता है। रियासती इदारे अपना काम बड़ी खुश असलूबी से कर रहे हैं। सियासतदान अपनी नाकामी भी जो है ना वो रियासती इदारों के ऊपर डाल देते हैं। अभी आपने देखा कि डस्का इलेक्शन के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी तो आला अदलिया के जजेस ने कहा कि जो वहाँ पे कत्लो गारत हुई है और जिस तरह वहाँ पे जो इनडिसिप्लिन चीज़ें हुई हैं, फौज मौजूद थी पिछले इलेक्शन में तो इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई थी। अब वहाँ पे फौज मौजूद नहीं थी तो इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो जब रियासती इदारे आपकी मदद करते हैं और जब आप हार जाते हैं तो आप सारी बात रियासती इदारों पे डाल देते। चले PTI की गवर्नमेंट तो अभी 2.5 साल पहले आई है, क्या इससे पहले भी जो हुकूमतें आती थी क्या वो उन्हीं की ताउन से आती थी? जब आप इलेक्शन हार जाते हैं आप धांधली का रोना रोते हैं। अगर आपके पास अपोजिशन के पास 160 वोट है कौमी असम्बली में और आप 169 वोट ले जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी के लिए, तो वहां पे तो कोई धांधली नहीं हुई, वहां पे तो आपने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। और लेकिन अगर हुकूमत या कोई और जीत जाता है तो आप उन पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये रवैया ख़त्म होना चाहिए कि हम अपने ही रियासती इदारों के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं। वो हमारे रियासती इदारे हैं, वो हिंदुस्तान या किसी दुश्मन मुल्क के नहीं हैं और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचते हैं। और जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है इन्हीं रियासती इदारों ने पाकिस्तान को उसमें से निकाला है। दूसरी बात आप कह रहे थे PDM की,
आप देखें कि जब धरना हो रहा था 2014 का इमरान खान साहब का और पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफे दे दिए थे, तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को मशवरा दिया था कि आप ये इस्तीफे ना दें, आप अपने इस्तीफे पार्लियामेंट से जो वापस ले लें। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बड़ी मदद की है कि उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया है कि आप इस्तीफे ना दें। लेकिन जब आपकी अपनी बारी आई है, आप अपने तौर पे सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे सोच रही है। आप किस मुंह से डस्का इलेक्शन में गए, आप किस मुंह से वजीराबाद के ज़मीनी इलेक्शन में गए? आप क्यों चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफा दे? आप इस्तीफे दे दें। आप सारे अपने मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान के इस्तीफे व्हाट्सएप के जरिए स्पीकर के पास पहुंच गए थे और मरीम नवाज ने बड़े दबंग दहल आके कहा था कि जाएं और उनके मुंह के ऊपर ये इस्तीफे मारें। लेकिन वो 2 अरकान गए स्पीकर के पास और उन्होंने कहा कि ये इस्तीफे हमारे नहीं हैं। तो लोग अभी इस्तीफे देने पे तैयार नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है जावेद साहब, नून लीग के अंदर भी बहुत इख्तलाफात है। एक MNA बड़े पैसे खर्च करके असेंबली में आया होता है और वो इतने आराम से इस्तीफे नहीं देगा। ये पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ के जाएं ज़रा अपने JUI या पीपल्स पार्टी या दूसरों से इस्तीफे जमा करने शुरू करें। इनके पास इस्तीफे नहीं आएंगे। तो ये जमहूरी रवायात चलती रहनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ना नहीं है। जैसे डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान को तो बैरूनी खतरात इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि CPEC जो एक गेम चेंजर है, पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर दुश्मनों की नज़र है। तो हमें चाहिए कि अपने छोटे मोटे इख्तलाफात भुला के अपोजिशन और हुकूमत एक बेंच के ऊपर बैठे और पाकिस्तान के मफाद के लिए फ़ायदे करें, जिससे पाकिस्तान की मजबूती हो। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान एक उभरता हुआ मुल्क है। आप देखें कि इस खित्ते में अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, दुनिया उसको सराह रही है। तो पाकिस्तान ने आगे चलना है, आगे मूव करना, और इन पॉलिटिशियंस ने लेके चलना है। कामरान साहब समेत किसी भी अपोजिशन लीडर या किसी भी उसके हिब्बुल वितनी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन खुदारा अपने इख्तलाफात भूलें, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए फैसले करें। डॉक्टर साहब, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली को लेके 126 रोज़ का धरना किया था, तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए जाते थे कि जमहूरियत को डीरेल किया जा रहा है। और हम ये कहते थे कि जो हुकूमत इंतखाबात जीत कर आती है उसको 5 साल हर सूरत हुकूमत करने का हक़ है। वो बेहतर करे, बुरा करे, ये उनको हक़ हासिल है और अपोजिशन उनको मस्बत तनकीद करके बताए। तो अब कैसे हो सकता है कि अपोजिशन किसी हुकूमत को, यानी आपकी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो उसको डिसमेंटल कर दे? तो अपोजिशन का तो खुद चूंकि बड़ी जमातें उसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ये तमाम वो जमातें हैं जो जमहूरियत कहते नहीं थकती और जो कि हमेशा ये कहती हैं कि जो जिनका मैंडेट होता है उसका एहतराम किया जाए, जो वक्त उन्हें अवाम ने दिया है उसको पूरा करने दिया जाए। जावेद, मैं काफी प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूं और 2014 का धरना जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस बना के बना था, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के हवाले से, सिस्टम के हवाले से वो भी गलत था। फिर जो मौलाना साहब का हुआ 19 में, वो भी गलत था। और अभी जिस किस्म की बातें की रही है, और पता है क्या, जब मौलाना फजल रहमान साहब ये स्पीच कर रहे थे, मैं उनके साथ ही बैठा था। उनकी स्पीच थी कि ऐसे असेंबलियां अपनी क्या जो है वो धरनों से टूटती है क्या, मगर आज खुद उसको तोड़ने के लिए सबका लीडर बन के कहता है कि भाई ये असेंबली टूटे माना नहीं, इस्तीफा दें। देखिए, ये चीजें इस तरीके से नहीं चल सकती। मैंडेट, मैं आपको जावेद साहब ये भी बताऊं, इवन लास्ट टाइम जब 3-4 दिन पहले जब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई, मैंने उस वक्त भी उस चीज के ऊपर एतराज किया। मैंने कहा कि जो भी रियासती इदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे नैब हो, आपको किसी भी हवाले से कोई ग्रीवेंसेस है, पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि वो ग्रीवेंसेस अपने उसको हाईलाइट करे, वो उनको दे, ड्यू प्रोसेस में किसी को कि भाई आप डिजाइन कर लें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नैब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। आज बहुत सारी बातें के सिंध गवर्नमेंट के ऊपर उठती है। क्या ये प्रोसेस गलत है? और जो बंदा, और हर मजहब हर धर्म के अंदर कहा जाता है कि आप वो चीजें अडॉप्ट करें, नहीं तो दोबारा आपको वही चीजें देखने में मिलेगी। हमारे पास तो भगवत गीता के अंदर बहुत मर्तबा ये लिखा हुआ है कि आज आप जिसके साथ, जिस नियत के साथ आप जो कुछ करोगे, कल आपको वही आपको वापस चीज
उसी तरीके से आपको मिलेगी। घर के अंदर एक बहुत पर वीडियो चलती है कि जो माँ अपनी जो नूंह के साथ जिस तरीके बहू के साथ चलती है और उसकी बेटी को भी उसी तरीके से फिर सामने चीजें आती है। ये प्रैक्टिकली ये खुदा का एक सिस्टम है। उस सिस्टम से घबराएं। आप अपने तौर पे अना की खातर इस किस्म की जो सियासत है वो आपकी डेमोक्रेसी को भी सिस्टम करेगी, खत्म करेगी और आपकी मोरलिटी को भी चैलेंज करेगी। देखिए, मैं 2002 से आज तक मैं नून में भी रहा, मैं क्यू में भी रहा, मैं आज पीटीआई में हूं, मगर मौकफ हमें हमेशा अपना राइट डायरेक्शन के अंदर रखें, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, और सही बात करें। और मुझे खुशी है कि कामरान मुर्तजा साहब जैसा लॉयल बंदा और समझदार बंदा जो लीगलिटी को समझता है, वो कम से कम ऐसे लोग, ठीक है लीडरशिप नाराज हो, बहुत मर्तबा मैं बात करता था, मियां साहब नाराज होता था, अभी मैं अगर बात करता हूं, खान साहब कभी मेरी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, कभी बोलते हैं नहीं आप जो है वो नाराज होते हैं, मगर आपको अपना इखलाक, आपकी अपनी रेस्पेक्ट, आपका अपना जमीर आपके पास है। ठीक, कम से कम आपको जो तरबियत अपनी माँ बाप से मिली, अपने उस्ताद से मिली, उसको आप जारी रखें। ठीक है, आप इदारों का एहतराम करें, असेंबली की रेस्पेक्ट करें, स्पीकर की रेस्पेक्ट करें। आप इसी पार्लियामेंट्री निजाम के जरिए आप अपनी रेस्पेक्ट बनाएं। आपकी रेस्पेक्ट के साथ आपकी नुमाइंदगी, आपकी सीट को खतरा नहीं होगा। ठीक है। आपकी पार्टी पॉलिसी सही होगी तो फिर आप की पार्टी भी पूरी आ जाएगी। अगर पार्टी पॉलिसी सही नहीं भी होगी, ठीक है डॉक्टर रमेश साहब, इदारों का एहतराम करना और पार्लियामान का एहतराम करना ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, न सिर्फ हुकूमत की बल्कि ऑपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब और नसीम सिद्दीकी साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इदारों के हवाले से जो सवालात उठाए जाते हैं या जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, भले वो किसी की तरफ से भी हों, अपोजिशन की जानिब से हों, उनसे पाकिस्तान के अवाम में कोई पजीराई हासिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के खुसूसन अफवाज ने जो अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के इर्द गिर्द और साबिका फाटा के इलाकों में, बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसे पूरा मुल्क और पाकिस्तान की पूरी अवाम और पूरी दुनिया एहतराम की नज़र से देखती है। ये एक बेहतरीन मौका है, हुकूमत ने अपोजिशन को ऑफ़र की है कि नैब कवानीन में तरामीम के लिए, इंतखाबी इस्लाहात में तरामीम के लिए आप आएँ, ताकि इंतखाबी इस्लाहात हों और आने वाले इलेक्शंस में कोई किसी पे उंगली ना उठा सके। ये एक बेहतरीन मौका है अपोजिशन के पास, वो आए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।